नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जिम से स्टार जी स्कूल में। आज हमारा पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट 3। तो हम लोग आज आगे स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था 1909 का और 1919 का एक्ट, ये अधिनियम पढ़ लिए थे। और आगे सांप्रदायिक विभाजन का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। यहीं से सांप्रदायिक विभाजन की जड़ पड़ गई थी। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक विभाजन हुआ चुनाव से संबंधित। द्वैध शासन किस एक्ट से समझा? 1919। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत, द्विसदनीय व्यवस्था कब? 1919। वायसराय कार्यपालिका में प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रथम सदस्य थे भारतीय कार्यपालिका के, प्रथम भारतीय सदस्य वायसराय। अब हम लोग साइमन कमीशन, जो कि उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1927 में आया था, अपने समय अवधि से 2 साल पहले ही। भारतीय राज्य व्यवस्था, साइमन आयोग से भारत शासन अधिनियम 1935 तक का कहानी है। साइमन से भारत शासन अधिनियम 1935 तक की ये कहानी है। साइमन आयोग 1927 में, एक क्वेश्चन बनता है, साइमन आयोग कब आया? 1927 में। एक किस नाम से जाना? क्योंकि इसमें सारे जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, इंडिया का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। तो इसका बहिष्कार कर दिया सब लोगों ने। हमारे जितने नेता थे उन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। इसका बहिष्कृत कर दिया गया। तो इसमें पूरी तरह श्वेत आयोग मतलब पूरी तरह इंग्लैंड के सदस्य थे उसमें सारे। व्यापक बहिष्कार। श्वेत आयोग किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन। अगर पूछी जाए श्वेत आयोग किसे कहते हैं? साइमन कमीशन। श्वेत आयोग मतलब श्वेत मतलब वाइट, इंग्लैंड के लोग ही इसमें शामिल थे सारे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना समझौता, और इसी की वजह से इसने सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया। और 1932 में पूना एक्ट हुआ। पूना एक्ट किसके बीच में हुआ था? और दलित नेता अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ कि इसमें दलितों को अलग निर्वाचन नहीं होगा, उनको हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो वही सांप्रदायिक अवार्ड और पूना समझौता। रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई कि दलित को अलग निर्वाचक मंडल होगा। जैसे कोई दलित नेता है तो उसका एक सदस्य निर्वाचित होगा, तो सारे दलित ही इसको वोट देंगे, कोई अन्य सदस्य नहीं देगा। तो पृथक निर्वाचन मतलब यही हुआ। जैसे हिंदू नेता है तो उसको सारे हिंदू, कोई दलित नहीं। मुस्लिम है तो सारे मुस्लिमी लोग उसको लड़ेंगे, उसमें निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेंगे और मुस्लिम ही इसको वोट देंगे। तो वैसा ये रिजोल्यूशन। महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम पूना एक्ट, महात्मा गांधी के उपवास से पूना समझौता को जन्म दिया गया। महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए थे यरवदा जेल में कि मतलब मुस्लिमों को दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं किया जाएगा निर्वाचन व्यवस्था में। तो अनशन पे बैठ गए। ऐसे जब तक बैठे रहे जब तक ये समझौता नहीं होगा कि जो दलित हैं हिंदू उसमें इलेक्शन व्यवस्था के अंतर्गत ही आए, उनको मतलब अलग से नहीं, उन्हें निर्वाचन व्यवस्था से अलग नहीं करना होगा। ये तो ये किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अंबेडकर चाहते थे कि मेरा अलग निर्वाचन व्यवस्था रहे दलितों की, और महात्मा गांधी चाहते नहीं थे कि दलित अलग रहें। तो वो
हिंदू के अंतर्गत ही मानते थे, तो उनको अलग निर्वाचन व्यवस्था से उन्हें समझौता नहीं अच्छा लगता था, तो वो अनशन में बैठ गए यरवदा जेल में। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, आधुनिक भारतीय संविधान की नींव। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आधुनिक भारत की वो संविधान की नींव कहा जाता। वहीं से हमारी वो बनी 1935 में, हमारा रिजर्व बैंक बना, और वहीं से सारे जो एक्ट हैं ज़्यादातर लगभग 30% सारे एक्ट वहीं से आए हैं। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से कई एक्ट वहीं से हूबहू हमारे संविधान में ले लिए गए हैं। जैसे इसकी मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसकी विशेषताएं। संघीय न्यायालय, रिजर्व बैंक, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन मतलब राज्यसभा और लोकसभा लागू नहीं हुई, और मतलब और यहीं से बर्मा पृथक्करण हुआ। संवैधानिक समीक्षा का प्रयास। साइमन आयोग। साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 वैधानिक आयोग सदस्य थे, और उसमें से एक भी हमारे इंडिया का नहीं था, सारे इंग्लैंड के थे, तो इसे श्वेत कहा गया, श्वेत कमीशन। इसमें 7, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। क्वेश्चन बनता है इसके सदस्य कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन कमीशन। इसमें सदस्य कितने थे? 7। ये वैधानिक आयोग था। ये निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही आ गया। हमने आपको बताया निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व आ गया। रिपोर्ट 1930 में इसने पेश की। द्वैध शासन की समाप्ति, राज्यों में सरकार का विस्तार। जो राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाए। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत संघ बड़े लेवल की इसकी स्थापना होगी। विरोध, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। विरोध क्यों हुआ? बाईकाट क्यों कहा गया? बाईकाट क्यों किया गया? क्योंकि सारे सदस्य उसमें हिंदुओं को, इसमें इंडिया के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया, सारे इंग्लैंड के ही लोग थे। और मान लीजिए कोई भी किसी भी संविधान, किसी के देश का संविधान बनेगा, तो वहाँ के लोग जानते हैं ना यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ का क्या, यहाँ की इतनी विविधता, यहाँ की इतनी जनजातियाँ, यहाँ की इतनी जातियाँ हैं, तो वो लोग जानते हैं ना। ये बाहर के लोग, बैठे हुए लोग क्या समझे कि यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या परेशानी, यहाँ कैसा संविधान बनना चाहिए। तो वहीं के लोग संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करके यहाँ आए कि ऐसा रखिए, वैसा रखिए। तो इसीलिए सब हमारे यहाँ के लोगों ने इसे बहिष्कृत कर दिया, इसे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। तो मान लीजिए एक का स्टोरी है कि आपके घर में कोई वो है, स्कूल है, स्कूल के जो नियम बनाए जाएंगे, तो उसके जो प्रिंसिपल होगा वही तो जानता कि स्कूल में क्या दिक्कत है, क्या कैसा है, तो वही सारे नियम बनाएगा। कोई बाहरी आए व्यक्ति कहे ऐसा हम नियम बना रहे, आपके स्कूल में ऐसा काम करना चाहिए, टीचरों को ये काम करना चाहिए, प्रिंसिपल को ये काम करना चाहिए, बच्चों को ये काम करना चाहिए, तो बाहर का आदमी क्या समझे कि यहाँ की समस्या क्या है, स्कूल की यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती, तो वो बाहरी व्यक्ति उसका रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकता है। तो प्रिंसिपल वहाँ का जो हेड है वो सारी चीज़ें समझता है, वो वहाँ पहले बहुत समय गुजारा है, वो जानता है स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। तो यहाँ साइमन कमीशन है, वो बाहर के लोग हमारे यहाँ सारे संविधान से संबंधित चीज़ें वो रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, तो उन्होंने तवज्जो यहाँ के लोगों को दी ही नहीं। तो इसीलिए सब लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा दिया कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है ये सब। विभाजन की नीति और पूना समझौता। गांधी जी का विरोध। यरवदा जेल में अमरण अनशन पर प्रारंभ किया, मतलब कि इस सांप्रदायिक विभाजन नहीं होना चाहिए हिंदुओं और दलितों के बीच, तो उसी वजह अनशन पे बैठे। ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा, अल्पसंख्यकों के साथ दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का सेपरेट इलेक्टोरेट्स किया जाना, मतलब सेपरेट निर्वाचन व्यवस्था करना दलितों के लिए। तो ये बात गांधी जी को हजम नहीं हो कि ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होने देंगे, चाहे भले मैं अनशन करते करते मर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं, अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बाद में
अंबेडकर जी डर गए कि हाँ गांधी जी को कुछ हो ना जाए, तो बाद में सभी नेता मिलके कि अंबेडकर को समझाया कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये इनकी बात मानो और ऐसा सही नहीं है। तो वो अंबेडकर जी थोड़े झुके और कहा चलो ठीक है, एक ही में रहना चाहिए लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए दलितों को। तब वहीं से आरक्षण दलितों को मिलना स्टार्ट हुआ। कई पीढ़ियों से सताए हुए थे ना दलित, तो उनको बहुत सताया गया दलितों शूद्रों को, तो उन्हें आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए स्टार्ट हुई थी। ऐसी व्यवस्था थी पहले। वो दलित लोग कहीं भी जाते थे रास्ते में तो डंडा लेके टक 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 करते जाते थे, झाड़ू रखते थे पीछे पीछे बांध के। ऐसी दयनीय व्यवस्था से ये लोग गुजरे हैं, तो उनके हिसाब से ये आरक्षण बनाया गया था कि इन्होंने बहुत संघर्ष झेला। इन्हें पढ़ाई में जब तक इनको सहायता नहीं करोगे तब तक कैसे उठ पाएंगे। और कुछ जो जातियाँ हैं वो तो उनका बैकग्राउंड सही था, तो वो पढ़ते पढ़ते वो ऊँचे पद पे पहुँचते गए। ये लोग पहुँच ही नहीं पाते थे क्योंकि इनका बैकग्राउंड नहीं इतना मजबूत होता कि ये पढ़ा पाए इनके माता पिता और इनको ऊँचे पद पे पहुँचा पाए। तो वो अम्बेडकर जी ही अपने घर में थोड़े ग्राफ उनका ऊंचा था तो बाहर पढ़ पाए, अगर और कोई सदस्य होता तो नहीं पढ़ पाता। उनका पढ़ने का मन भी था और उनका बैकग्राउंड भी थोड़ा सही था अन्य दलितों से, तो आज तभी उन्होंने उनकी भागीदारी हुई संविधान निर्माण में, सारी चीज़ों में। तो ब्रिटिश पीएम रविंद्र, हाँ ये तो बता दिया। पूना समझौता 1932 में, ये पूछा तो पूना समझौता कब हुआ? 1932 में यूपीएससी पीसीएस में पूछा जाता। और किसके बीच में हुआ? कांग्रेस नेताओं और दलितों के नेताओं के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी, दलित नेता अम्बेडकर जी, तो उन नेताओं के बीच में ही ये समझौता हुआ। संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था अब संयुक्त होना चाहिए, हिंदू निर्वाचन के अंतर्गत ही दलित भी आने चाहिए, तो बनाई रखी गई। अब संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाई रखी गई। दलितों के लिए स्थान आरक्षित, अब दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया गया क्योंकि उनकी भागीदारी होनी चाहिए ना। बहुत दिक्कतें उन्होंने झेली अपने समाज में पहले, तो उनके दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 एक मील का पत्थर। कैसे मील का पत्थर? यहीं से सारे एक्ट हमारे संविधान में यहीं से कई चीज़ें हूबहू उतार लिए गए, रखे गए हैं। क्योंकि हूबहू मतलब यही नहीं कि सारा ना समझा और सीधे उतार, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता के हिसाब से, यहाँ हमारी जातियों विविधता के हिसाब से जो सही देखा गया उसी को उतार अपने संविधान में रख लिया गया, अपना लिया गया, और नहीं जो सही था उसे हटा दिया गया। ये सार एक वो है, दो पंक्तियाँ हैं, सार सार गहलो थोता दौड़ा है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें गहली और थोता जो कूड़ा करकट है उसे हटा दिया इस एक्ट 1935 के एक्ट से। सार सार मतलब अच्छा अच्छा गह लिया, गहना मतलब रख लिया अपनी चीज़ों में, और थोता दिया, थोता मतलब जो कूड़ा करकट है उसे हटा दिया और जो वही चीज़ें रख ली गई। और पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें धाराएं कितनी थीं? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ। अखिल भारतीय संघ, इसमें राज्य और रियासतें शामिल थीं। यह संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। ये संघीय व्यवस्था नहीं है, देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा, एक शक्तियों के बीच बंटवारा हुआ। संघीय सूची में कितने? 59 विषय, और राज्य सूची में 54 विषय, और समवर्ती सूची में 36 विषय। जो अब मान लीजिए अब अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? अब वर्तमान में अपशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार के पास। जैसे मान लीजिए कुछ शक्तियाँ हैं, मान लो 59 विषय हैं संघीय व्यवस्था के पास संघीय सूची में, और समवर्ती सूची में 36 मान लो, और राज्य सूची में 54। 2 काम राज्य सरकार के हैं, 5 काम केंद्र सरकार के, और जो शेष बचे काम हैं तो वो समवर्ती सूची में आते हैं। मतलब ये सिर्फ उसकी सूचनाओं के समवर्ती सूची में, बाद में अगर कोई बात होती तो संघ सरकार ही इस पर डिसीजन लेती। और जो कुछ नहीं आते, मान लो जिसकी सूची नहीं है, तो वो बाद में भी संघ सरकार के अंतर्गत ही आएंगे। मान लो कुछ
काम डिफाइंड नहीं किया गया कि आपको कुछ काम कह दिया कि आपको ये करना, आपको ये करना, कुछ काम रह गए शेष, तो उनको डिफाइंड नहीं किया गया। तो इसके मतलब वो अवशिष्ट शक्तियाँ आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार के पास आती हैं। पहले जो अवशिष्ट शक्तियाँ शेष जो बच जाती थी तो वो वायसराय के अधीन आती थी। इसमें लिखा यूपीएससी में संघीय सूची में नहीं थी और वायसराय के को दी गई थी। इस और शेष शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। द्वैत शासन का स्थानांतरण, द्वैत शासन समाप्त और प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में गवर्नर को उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक 1937 से शुरू हुआ और 1939 से समाप्त हुआ। केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ और संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को विभक्त कर दिया। संघीय विषयों को स्थानांतरित कर दिया गया और आरक्षित विषयों को विभक्त कर दिया गया। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, ये लागू नहीं हुआ। विधायिका और मताधिकार का विस्तार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद और विधानसभा। राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधानसभा से मतलब जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। विधान परिषद, जो विधान परिषद अन्य सदस्यों, जैसे विधान परिषद के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं और स्कूल, यूनिवर्सिटी और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके थ्रू अपनाए जाते हैं। और विधानसभा के ओनली जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं सदस्य। विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल किसे कहते हैं? विधानमंडल के अंदर क्या क्या आता? विधान परिषद, विधानसभा। विधानसभा मतलब जनता उनको चुनती है, उन सदस्यों को। विधान परिषद उसमें डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, उसमें विधानसभा के सदस्य और अन्य जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चुनते हैं, उसको उसमें शामिल होते हैं। इसमें 11 में से 6 राज्यों में प्रारंभ हुए और इसमें बंगाल, बम्बई, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मान लो अभी यूपी समझ लो, मद्रास। मताधिकार प्रतिनिधित्व, उस समय जनता बहुत कम पढ़ी लिखी थी, तो उस हिसाब से मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया। उस समय जो मत का अधिकार दिया, ऐसे नहीं अभी सार्वभौमिक मत वयस्क मताधिकार है, सबको अपना मत देने का अधिकार, अपना वोट देने का अधिकार है वर्तमान में। पहले क्या था? जो पढ़ा लिखा था, जो पैसे वाला था और जो शिक्षित था उसे ही मत देने का अधिकार था। लगभग 10% था। पहले आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से साक्षरता दर था नहीं उतना जो मतलब समझ सके इंसान। तो पढ़े लिखे लोग और जिसके पास रुपए पैसा था उसे वोट देने का अधिकार था सिर्फ। तो 10% जनसंख्या के पास ये सब था अधिकार। अलग निर्वाचन विस्तार, दलितों और जातियों और महिलाओं को, मजदूर वर्गों को अलग कर दिया गया था। नए संस्थानों की स्थापना और प्रशासनिक बदलाव। नए संस्थान बने। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक बना, जो कि भारतीय संघ से संबंधित जो भी रुपए पैसे से संबंधित चीज़ें हों वो ये हैंडल करता था, ये बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। देश की मुद्रा और साख का नियंत्रण के लिए स्थापना की गई थी। आर्थिक स्थिरता मतलब कहीं गतिविधियाँ, आर्थिक मतलब बदलाव ना हो। कोई चीज़ मान लो रुपए आज 1 रुपये है, कल 1 रुपये की वैल्यू 3 रुपये हो गई, कहीं घट रही बढ़ रही, तो स्थिर रहना चाहिए रुपए की मतलब कीमत। तो इस हिसाब से ये स्थिरता होनी चाहिए। कोई भी बाज़ार में आज एकदम महंगाई ना बढ़ जाए और एकदम मतलब सब कुछ सस्ता भी ना हो जाए। तो स्थिरता करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई, RBI। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, देश की मुद्रा और साख, जैसे किसी की साख क्रेडिट होती नहीं खराब, आपकी क्रेडिट खराब है तो मतलब उसे लोन नहीं मिलता, तो इसकी साख के लिए रखा गया। भारत सचिव की परिषद 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और 1858 की जो परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। अब भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिली। रिवीजन देख लिए एक नज़र में। 1927 साइमन कमीशन आया। बाइकॉट, नो इंडियंस, मेजर प्रोटेस्ट। इंडियन कोई था नहीं इसलिए प्रोटेस्ट हुआ और साइमन कमीशन
वापस जाओ का नारा दिया। साइमन कमीशन कब आया? 1927। 1932 कम्युनल अवार्ड, सेपरेट डायल और इलेक्टोरेट, मतलब इसमें सेपरेट निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई और जनजातियों की और मानवीय लोगों की, जैसे दलितों की अलग, सिखों की अलग और ईसाइयों की अलग, सबकी अलग अलग कर दी गई व्यवस्था। तो इसीलिए दलितों को गांधी जी ने, वही आपको समझ आया ना, गांधी जी ने दलितों को हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत ही रखना चाहा। तो 1935 एक्ट ऑफ की फैक्ट्स, वो 1935 RBI और जितने अधिनियम बने सारे। 1935 एक क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। वायसराय आपको बताया था ना, वायसराय। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ? हिंदू मुस्लिम के बीच हुआ कि कांग्रेस दलित नेता के बीच, ब्रिटिश कांग्रेस के बीच? इसमें कांग्रेस और दलित नेता के बीच। कांग्रेस के नेता मान लीजिए उसमें थे गांधी जी और उसमें दलित नेता अम्बेडकर जी। तो हमारे लोगों का ये चैप्टर, ये चीज़ यहाँ समाप्त हुई। थोड़ा ये PDF आगे स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। और वो जो उसके रहते हैं टिप्पणी और कैबिनेट वाले सदस्य जो थे, उसको हम लोग यहाँ लाते हैं, वही पीछे वाले जो रह जाते हैं ना लक्ष्मीकांत में। भारत के नेतृत्व 1946 से 1947 के नेतृत्वकर्ता के बारे में। स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पश्चात की सरकारों का विस्तृत विश्लेषण। अंतरिम सरकार 1946 की संरचना और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। पोर्टफोलियो के परिवर्तन के तुलनात्मक अध्ययन, ये सब टॉपिक हैं। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार 1940 की संरचना। तो कौन थे अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, मुखिया कौन थे? नेहरू जी। और अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य। वायसराय की कार्यकारी परिषद कितनी थी? पहले 15 थी, उसी में ये सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू की परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया जब। और गांधी जी ने ऐसी आपस में बातें, गतिविधियाँ हुई कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। तो पहले से रुझान हो गए थे कि जवाहरलाल नेहरू को, ये थोड़े सॉफ्ट भी हैं, मुलायम भी हैं और हर चीज़ को समझने वाले हैं और इनके इंटरनेशनल रिलेशन में पकड़ भी बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के भविष्य के रूप में देखा जाने लगा। तो उन्हें उस वैसे ही कदम उनको बढ़ाने दिए जाने लगे। तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस सरकार के पास पूर्ण संप्रभुता नहीं थी और अंतरिम सरकार के पास पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, वो अभी भी उसके अधीन, लेकिन हाँ भागीदारी मेजोरिटी हो गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण को सुगम बनाना था। सत्ता हस्तांतरण के लिए सुगम, जल्दी हो जाए सत्ता हस्तांतरण, इसका मुख्य उद्देश्य था। 1946 की सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए, जिन्होंने बाद में कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार भी लिया। तो यही
तो इसमें ये बताया गया वायसराय राजा थे और नेहरू उपराजा, मतलब कोई सीएम डिप्टी सीएम, तो सीएम के ऊपर डिप्टी सीएम होता है, जो सीएम नहीं होता तो डिप्टी सीएम काम करता है। तो ये बन गए उप वायसराय समझो उनको, नेहरू को। तो अंतरिम सरकार के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों, इन्हें क्यों? इनकी पकड़ अच्छी थी, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों में इनकी पकड़ बढ़िया थी, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अच्छे से जानते थे, तो उनको ये प्रभार संभालने के लिए दिया गया पद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण से संबंधित थे, ये इनको गृह की जानकारी ज़्यादा थी, प्रसारण सूचना से संबंधित इनको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज थी, तो एक वाला पद इनको संभालने के लिए दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित, ये तीनों नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख स्तंभ थे। ये तीन नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, और जवाहरलाल नेहरू, तो ये लोग एक पिलर थे, एक स्तंभ थे, इन्हीं को मतलब इनका दबदबा था। इन्होंने स्वतंत्र भारत की नीतियों की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों 1946-1973 सरकारों में एक खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। अंतरिम सरकार अर्थव्यवस्था और रक्षा, अंतरिम सरकार के जो अर्थव्यवस्था रक्षा के बारे में बताया। अर्थव्यवस्था क्या थी? जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित है। जान मथाई क्वेश्चन बनता है, जान मथाई किससे संबंधित है? उद्योग नागरिक आपूर्ति से संबंधित। अंतरिम सरकार में क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं, ध्यान से पढ़ना हो। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से संबंधित थे। CH भाभा कार्य एवं खान एवं ऊर्जा से संबंधित। लियाकत अली खान द्वारा पेश किया गया बजट ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद रहा। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग और के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने रणनीतिक रूप से वित्त मंत्रालय को सौंपा गया था। ये रक्षा से संबंधित। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, सरदार बलदेव सिंह किससे संबंधित थे? रक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन कई बार सरदार बलदेव से संबंधित। जान मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित। अंतरिम सरकार का कल्याण और अवसंरचना। अशरफ अली रेलवे एवं परिवहन से संबंधित। श्री राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। गजनफर अली खान स्वास्थ्य से संबंधित। जगजीवन राम श्रम, ये क्वेश्चन कई बार बना। जगजीवन राम किससे संबंधित है? अंतरिम सरकार में श्रम से संबंधित। ये मंत्रालय आम जनता के कल्याण और बुनियादी ढांचे से निर्माण से जुड़े हुए थे। जगजीवन राम का कार्यकाल बतौर केंद्रीय मंत्री भारत के इतिहास में सबसे लंबा, लगभग 3 दशक माना जाता है। एक क्वेश्चन फैक्ट है, पूछा जाता है। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि। अब्दुल रब निसातर डाक एवं वायु से संबंधित थे। ये तीनों सदस्य मुस्लिम लीग के कोटे से सरकार में शामिल हुए थे। ये आई चंडीगढ़ और वाणिज्यिक इतने सदस्य मुस्लिम कोटे से संबंधित थे। जोगेंद्रनाथ मंडल एक दलित नेता थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग ने नामांकित किया था। ये दलित नेता थे, इसको नामांकित किया था मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब स्वतंत्र हो गया जब भारत, उसका मंत्रिमंडल के बारे में आप देखिए। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और पूर्ण संप्रभुता स्थापित की। अब वायसराय का पद, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। अब पूर्ण संप्रभुता स्थापित हो गई। अब वायसराय का और जो रानी थी, क्राउन, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। अब उसमें भारत, अगर राष्ट्रमंडल मतलब समझते हो आप, जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे देश राष्ट्रमंडल कहलाते थे, राष्ट्रमंडलीय देश कहलाते थे। तो उसमें कहा गया अगर आप राष्ट्रमंडलों में शामिल होना चाहो तो हो जाए, नहीं चाहो तो नहीं। तो भारत उसमें शामिल हो गया, लेकिन उसमें कोई वो नहीं था प्रेशर कि आपको रहना ही होगा। भारत चाहेगा तो अलग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भारत की एक होता नहीं, मेरा मन है तो काम करूंगा, मेरा मन नहीं तो नहीं काम करूंगा। मतलब मेरा मन है तो हम तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा मन नहीं है तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो भारत ने अपने मन के हिसाब से, दबाव नहीं था, अपने मन के हिसाब से राष्ट्रमंडल में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल में कई गैर कांग्रेसी विशेषज्ञों को राष्ट्र निर्माण के लिए
आमंत्रित किया गया। मुस्लिम लीग के सदस्यों के जाने के बाद विभागों का पुनर्गठन किया। अब मुस्लिम लीग जो विभाजन के लिए आतुर थी, तो विभाजन होने के बाद तो इसमें कई दूसरे दोबारा पुनर्गठन हुआ। उन्नीस सौ के नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री विदेशी मामले में वैज्ञानिक शोध से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामलों में, तो इसके मामले में राज्य और जो गृह संबंधी चीज़ें थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, फॉर एग्जांपल जैसे जितनी रियासतें थी गृह से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, उनको मिलाने में अहम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। 562 रियासतों को मिलाने में अगर किसी की भूमिका थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। तो गृह सूचना उनकी एक पकड़ थी, तो इसीलिए उनको गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले में उनको मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित, पहले पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों को, 562 लगभग, कहीं 562 कहीं 565, लेकिन 562 का एकीकरण किया। वैज्ञानिक शोध का विभाग नेहरू जी ने अपने पास रखा, क्योंकि उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वैज्ञानिक शोध से उन्होंने खुद अपने पास विभाग, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के थ्रू ही हम अपने भारत को एक बड़ा देश बनाऊंगा और उसका नाम विख्यात होगा। और आधुनिक चीज़ों को निर्माण, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़ी संस्थाएं जैसे इसरो और कई संस्थाएं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कई नेहरू जी की ही देन थी वो। और विधि और शिक्षा से संबंधित कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। विधि को इनको क्यों बनाया गया? ये जो अम्बेडकर जी थे बाहर बहुत पढ़े, बाहर में विधि, सारे देशों का विधि का नॉलेज था, कौन देश कैसे विधि से चलता है, कैसे क्या वहाँ राइट है, कैसे क्या, उन्हें विधि का बहुत बड़ा ज्ञान था, तो उन्हें विधि वेता बनाया गया। तो विधि से संबंधित उन्हें वो मिला मंत्रालय। मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा से संबंधित, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा से संबंधित, इन दोनों विभागों में 1940 के मुकाबले महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माण का नेतृत्व किया। कानून मंत्री क्यों बने? इन्हें बहुत नॉलेज है। B.R. अम्बेडकर को बड़ी विधिवेता थी कानून से संबंधित, इसीलिए उन्हें ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, संविधान निर्माण का उन्हें वो बनाया गया। और ये बड़े लेवल उन्होंने बाहर जाके सारे संविधानों को अध्ययन किया, तब संविधान निर्माण के लिए इन्हें प्रमुख हेड चुना गया। और B.N. राव इनके सलाहकार थे। B.N. राव के थ्रू इन्होंने और जानकारी जुटाई, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सके कि इंडिया में इतनी वो डाइवर्सिटी वो विविधता है कि उसी हिसाब से हमारा संविधान होना चाहिए। तो इसी हिसाब से सारा संविधान को उन्होंने एनालाइज किया, फिर संविधान को सौंपा गया संविधान कमेटी के पास। डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माण का नेतृत्व किया। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। ये सब पढ़े। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन से संबंधित थे। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य से संबंधित थी, एक पहली महिला थी। जगजीवन राम श्रम से संबंधित। सरदार बलदेव सिंह ये रेलवे से संबंधित थे, रक्षा से संबंधित थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। अगर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनी तो कौन? राजकुमारी अमृत कौर बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित। C.H. भाभा वाणिज्यिक, C.H. भाभा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बने तो इन्हीं की देन थी, C.H. भाभा की देन। रफ़ी किदवई संचार से संबंधित। नेहरू विष्णु गाडगिल कार एवं खान से ऊर्जा से संबंधित। ये आपको सब पढ़ा ही चुके हैं।
ये सब आपको पढ़ाए हैं। अब ये टिप्पणी वाला भाग है, जो एम लक्ष्मीकांत के लास्ट में जो टिप्पणी वाला भाग रहता है ना, उसके बारे में है। तो इसको आप ये ना समझिए ये हिस्ट्री कहाँ से आ गई, ये टिप्पणी वाला भाग है इसका, बुक का लास्ट पेज। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, मुगल बादशाह शाह आलम के पास और इसके बीच 1964 में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, सौंप दिए गए थे। इसके तहत कंपनी को भारत में राजस्व और दीवानी न्याय मिला और यहीं से कंपनी को कॉन्फिडेंस मिला और यहाँ से राजस्व मिला तो कंपनी बड़े लेवल पर राज्य विस्तार किया। इसी प्रणाली को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित और विनियमित किया गया। सिविल सेवा का विकास, ये टिप्पणी वाला है। उच्च सिविल सेवाएं आप कंपनी के कानून द्वारा निर्मित की गई थी। जो उच्च सिविल सेवाएं कंपनी के कानून के द्वारा ही निर्मित की गई थी, ये सब है। बजट व्यवस्था नियमित घोषणा। भारत में आधुनिक वित्तीय प्रशासन के तहत बजट व्यवस्था ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 में शुरू की गई। बजट कब हुआ था? 1860 में। ब्रिटिश सरकार ने एक नीतिगत घोषणा की जिसका उद्देश्य प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। इसका मुख्य लक्ष्य स्वशासन और संस्थाओं का क्रमिक विकास करना था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता का अध्यादेश ब्रिटिश संसद में ऐतिहासिक सत्ता हस्तांतरण के लिए पेश किया गया। स्वतंत्रता अधिनियम सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए पेश किया गया कि अब समय हो गया है, अब मेरी सत्ता मेरे हाथ में दीजिए। ब्रिटिश लोगों से कहा गया, हम लोगों ने कहा, तो फिर उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव किया, तो एक अधिनियम बना, उसके थ्रू ही हमें स्वतंत्रता का स्वतंत्रता मुझे मिली सब लोगों को। 4 जुलाई 1947 इस अध्यादेश को पहली बार ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। डायरेक्ट नहीं दी गई, एक अध्यादेश ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, तब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश राजशाही ने आधिकारिक संस्तुति कर दी और 15 अगस्त 1947 ये अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ। रेड क्लिफ सीमा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जब विवाद हो गया, सीमा विवाद हुआ, तो इसके बीच एक सीमा खींची गई है, आपका क्षेत्र इतना, आपका क्षेत्र इतना। कई जब विभाजन हुआ तो कई लाखों लोग मरे और कटे और अपने राष्ट्र के लिए, मतलब उन्हें नहीं पता था कि राष्ट्र में इतना खून खराबा होगा। तो कई लोग, हमें स्वतंत्रता में भी मिली और कई लोग अपनी जान भी कमाए। इसलिए तो अच्छा भी था और ख़राब भी था सब। कहीं लोग स्वतंत्रता के लिए खुशियाँ मना रहे थे, तो कई लोग कोलाहल में मचे थे कि भारत अब विभाजित हो गया है, अब हमें इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो कई लोग इस दंश को नहीं झेल पाए और मृतक अवस्था में पहुँच गए, मतलब मर गए कई लोग। इस अवस्था से नरसंहार हुआ, हिंदुओं पर मुस्लिमों के बीच नरसंहार हुआ, तो कई लोग इस मारे गए। तो हमारा चैप्टर आज यहीं समाप्त हुआ। नंबर चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एम लक्ष्मीकांत बुक का ये चैप्टर आज हमारा यहीं समाप्त हुआ। कल हम लोग एक नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर संविधान की विशेषताएं, तो वहीं से अब हमारा संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, अब यहाँ से संविधान के बारे में जाना, संविधान कैसे कहाँ कैसे हुआ, वो अब संविधान के बारे में जब पढ़ेंगे, वो चैप्टर नंबर 2, उसमें हम समझेंगे संविधान कैसे बना, संविधान कैसे क्या क्या क्या, उसके बारे में जो कुछ है वो कल हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।